विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी। लोकसभा में आज एनसीआर, दिल्ली कानून समेत 3 आपराधिक कानून संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए सूचीबद्ध। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2023 पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से करेंगे संवाद। ग्रैंड फिनाले 19 से 23 दिसंबर तक होगा आयोजित। नई दिल्ली में आज आईएनडीआईए गठबंधन की चौथी बैठक, सीट बंटवारे और सांसदों के निलंबन समेत अनेक मुद्दों पर होगी चर्चा। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 5 याचिकाएं की खारिज। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेलवे और सड़क परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित। राज्यपाल ने स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई बैठक। आईएमएफ ने भारत को बताया स्टार परफॉर्मर। वैश्विक ग्रोथ में भारत की अहम भूमिका। डिजिटल व्यवस्था और बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक सुधारों के कारण भारत की विकास दर बनी मजबूत। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला। टीम इंडिया की दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने पर होगी नजर, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका सीरीज में बराबरी करने की करेगा कोशिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। लोकसभा में आज केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान दूसरा संशोधन विधेयक 2023 चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे। इस विधेयक से दिल्ली की कुछ अनधिकृत रूप से निर्मित आवासों को दंडात्मक कार्रवाई से अगले 3 साल तक सुरक्षा दी जाएगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय वस्तु और सेवा कर जीएसटी पर दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और करों का अंतिम संग्रहण विधेयक 2023 जो है उसे चर्चा और पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके अलावा भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को भी पारित करवाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की आज बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के सभी सांसद पार्टी की संसदीय दल की बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज राजधानी नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। सुशासन सप्ताह 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले सुशासन दिवस तक आयोजित किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में वर्ष 2014 से 2023 तक 25 क्षेत्रीय सम्मेलनों की यात्रा पर एक विशेष पुस्तिका, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की वार्षिक रिपोर्ट और विशेष अभियान 3.0 के परिणामों पर एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की जाएगी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग केंद्रीय सचिवालय में निर्णय देने में दक्षता बढ़ाने की पहल के परिणाम प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके साथ ही ई ऑफिस एडवांस्ड एनालिटिक्स डैशबोर्ड और नागरिकों को सार्वजनिक शिकायतें दर्ज करने में सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विशेष अभियान 3.0 के दौरान मंत्रालयों विभागों द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्य अपनी सुशासन प्रथाओं को प्रस्तुत भी करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के युवा अगुवाई वाले विकास के विजन के अनुरूप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसके तहत छात्रों को सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। इस साल SIH का ग्रैंड फिनाले आज से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। SIH 2023 में 44,000 टीमों से 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए, जो पहले SIH की तुलना में लगभग 7 गुना वृद्धि को दर्शाता है। देश भर के 48 नोडल केंद्रों पर आयोजित होने वाले ग्रैंड फिनाले में 12,000 से अधिक प्रतिभागी और 2500 से अधिक सलाहकार भाग लेंगे। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन, विरासत और संस्कृति जैसे जो विभिन्न विषय हैं, उन पर समाधान प्रदान करने के लिए इस वर्ष ग्रैंड फिनाले के लिए कुल 1282 टीमों का चयन किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर TG सीताराम से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता निशांत सौरभ ने। आइए सुनते हैं। AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद हर साल स्मार्ट इंडिया हैकाथन का आयोजन करती है और इस साल 19 दिसंबर से स्मार्ट इंडिया हैकाथन के 6ठे संस्करण के ग्रैंड फिनाले का आयोजन होना है। क्या खास है इस बार स्मार्ट इंडिया हैकाथन में, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं AICTE के चेयरमैन TG सीताराम। This time the growth in the number of ideas is almost 2.5 times than the last year 2022. If you look at when Smart India Hackathon started 2017 to 2023, 7 times बढ़ोतरी हो गया है। A lot of girls students are also participating. So more than 2,700 girl students are participating in this Smart India Hackathon. सर, कितने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पर स्टूडेंट जो है वो काम करेंगे और अगर मेन कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की बात करें तो क्या है? See, this time 230 plus problem statements have been given to the students. 1,200 teams are now distributed in 48 locations of the country. There are two parts actually. One is the Smart India Hackathon software version, Smart India Hackathon hardware version. Software version may, it will happen on 19th and 20th, 36 hour non-stop. Hardware version will start 19th, same time, and will go up to 23rd. सर, जैसा कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, स्मार्ट एजुकेशन है, रोबोटिक्स एंड ड्रोन्स, हेल्थ केयर, तमाम ऐसे थीम्स हैं जिस पर स्टूडेंट्स ग्रैंड फिनाले में काम कर रहे हैं। तो कुछ अगर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके नॉलेज में है तो अगर आप शेयर करना चाहें। दिस टाइम स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, वेर इन for example, Land Rover is landing on the moon surface. How is the hazards will be, using the space technology and remote sensing data? How the students are really getting into such complex and problem at very advanced science level, problem statements are also trying to solve using remote sensing and image processing. देश के ऐसे तमाम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में किस तरह से एक इनोवेशन का कल्चर डेवलप हो रहा है स्मार्ट इंडिया हैकाथन के थ्रू? We need to move from just a curriculum to sort of innovation and creating, entrepreneurial activities, startups and all that. It is happening. So this doesn't stop with only the SIH, competition and getting a winning team. It goes beyond that. These ideas are translated to patents, okay? And then some of these ideas are also translated into startup and entrepreneurial activity. So it will give an entrepreneurial, new opportunity for young people to start their own startups, and then they can give jobs instead of they are seeking jobs. So they are going to become a job givers than just the job seeker. पिछले कुछ सालों में स्मार्ट इंडिया हैकाथन देश के तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार की संस्कृति विकसित करने में मददगार साबित हुआ है। कैमरा पर्सन विश्वबंधु के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली।
और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त संसद से, जहां लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लगातार जो विपक्षी सांसद हैं उनका हंगामा जारी है और खास तौर पर जिस तरह का अमर्यादित आचरण दिखाया गया है सांसदों द्वारा, उस लिए भी लगातार जो स्पीकर साहब हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सदन में मर्यादा का ख्याल रखा जाए। हालांकि संसद के मकर द्वार पर भी जो विपक्षी सांसद हैं जिनका निलंबन किया गया है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पूरी जो घटना है उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, ऐसा सत्तापक्ष का मानना है। इसी पर बातचीत करने के लिए ऋषि कुमार हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि, हम जानते हैं कि ये जो पूरा हफ्ता है संसद के शीतकालीन सत्र का ये बेहद अहम है, लेकिन आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो सदन में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी है। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह का आचरण विपक्ष द्वारा दिखाया जा रहा है इस पर कई बार ऋषि आप जुड़ गए हमारे साथ। तो ऋषि, आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा और लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये जो हफ्ता है शीतकालीन सत्र का, ये कई लोकहित और राष्ट्रहित से जुड़े तमाम विधेयकों के लिहाज से बेहद अहम। हाँ बिल्कुल, ये सप्ताह रामेन बोलो, मेरी आवाज मिल रही? ऋषि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? आपकी आवाज मिल रही है? जी ऋषि, तो सवाल मेरा यही है कि ये हफ्ता बेहद अहम है। कई लोकहित और जनहित से जुड़े तमाम विधेयक हैं जिन्हें पारित कराना जरूरी है, लेकिन विपक्ष का अड़ियल रवैया लगातार सामने आ रहा है, जिसकी वजह से आज भी लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जी हाँ, संसद की कार्यवाही अगर हम देखें तो लोकसभा को अभी फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के कारण। हमने सुबह से ही देखा था कि विपक्ष के सांसद लगातार यहाँ पर मकर द्वार और संसद के गलियारों में प्रदर्शन कर रहे थे, खासतौर से वे सांसद जो निलंबित किए गए हैं। और इस समय विपक्ष की जो रणनीति यही है कि शोर शराबा और हंगामा करके अपनी स्थिति को स्पष्ट करना है उनको कि वो किस तरीके से मुद्दों के साथ हैं। लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इस बात को स्पष्ट किया है कि जो घटना हुई है उसको जिस तरीके से विपक्ष का, ये सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष उसको समर्थन देने की कोशिश कर रहा है और संसद की सुरक्षा से संबंधित मसले पर इस तरीके से राजनीतिक रंग देकर उसको एक मुद्दा बनाना, ये विपक्ष की इसके सत्ता पक्ष के द्वारा आलोचना की गई है। और जिसमें कि खास तौर से अगर हम देखें तो अभी हमने देखा कि संसदीय कार्य मंत्री ने भी बताया कि जो प्रधानमंत्री ने आज बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक थी उसमें किस तरीके से सांसदों को कहा कि विपक्ष के किसी भी एजेंडे में नहीं आना है, बल्कि हमें अपने जो जनता के साथ जो सीधा संवाद है उसको स्थापित करते हुए जो हमारा काम है उसको आगे बढ़ाना है। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो विपक्ष है उसकी संख्या दिनों दिन घट रही है, 24 के बाद और ज्यादा घट जाएगी और ये जो हॉल है ये पूरा का पूरा हॉल भर जाएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ट्रेजरी बेंचेस का, ये निश्चित तौर से उनका जो कामकाज है और उसको लेकर उनका जो सीधे तौर पर जो जनता के साथ संवाद है उस संवाद को और ज्यादा प्रगाढ़ और मजबूत बनाए रखने पर उनका जोर है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से जो हंगामा और शोर शराबा चल रहा है इससे तमाम विधायी कामकाज तो प्रभावित हो ही रहा है, लेकिन जो तमाम विधेयक जो पारित किए जाएंगे या कल जैसे पारित किए गए इसमें विपक्ष की कोई भी भूमिका या फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हंगामा और शोर शराबा कर रहे हैं। ऋषि, लगातार ये मानना है सरकार का कि विपक्ष वक्त बर्बाद कर रहा है। वही विपक्ष की ये दलील है कि जिस तरह से संसद में चूक हुई है उस पर सरकार जवाब नहीं देना चाह रही, लेकिन लगातार प्रधानमंत्री ने भी संसदीय दल की बैठक में ये कहा है कि सांसदों का जो व्यवहार है वो उनके आचरण को दर्शाता है, मर्यादा का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। लेकिन विपक्ष का जो ये रवैया है वो कहीं ना कहीं हर जो मुद्दा है जिस पर बहस होनी चाहिए उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसानदायक। और इससे पहले आपकी मैं बात सुनूं, विपक्ष के रवैये पर प्रहलाद जोशी ने प्रतिक्रिया दी है, एक बार पहले वो दर्शकों को सुनवाते हैं। लोगों को जनता ने
अभी अभी जो चुनाव हुआ इसमें इनका जो स्थिति क्या है उनको पता चल गया है। इनको जनता ने पूरा सबक सिखाया है। ये तो हारने का जो डेस्परेशन है, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का ये फोटो मार्क करके ऐसे अपमान कर रहे हैं। लोग इसको सबक सिखाया है। जो लोग हारे हैं चुनाव में, जो बुरी तरह से हार गए हैं, वो लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। तो ऋषि, जिस तरह से हमने ये सुना कि साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तस्वीर तक लेकर आ गए विपक्षी सांसद वेल में, जिस पर ओम बिरला ने भी सख्ती से कहा कि वो अपनी मर्यादा में रहे। और उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने संसदीय दल की बैठक में भी कहा कि सांसदों को लोकतंत्र के इस मंदिर में गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक है उसमें साफ कहा कि जो सांसदों का व्यवहार है वो पूरी जनता देखती है और उसमें ये दिखना चाहिए कि वो कैसे जनता से जुड़े हुए सरोकारों को आगे बढ़ाते हैं। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सीधा संवाद जनता के साथ आपको बनाए रखना है, क्योंकि उसी संवाद की वजह से हम सब हैं। और जो कामकाज है और जो उनके बीच में जाकर उनकी जो दुश्वारियां हैं, परेशानियां, उनको दूर करने की जो प्रयास हैं, इन सबको प्रधानमंत्री ने कहा कि खासतौर से ऐसे इलाके में जो सीमांत इलाके हैं, और उन्होंने जिक्र किया गुजरात के एक ग्रामीण इलाके का, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर एक जो गांव है जिसको कि अवार्ड भी मिला है टूरिज्म का, उसका जिक्र किया और कहा कि आप उन ऐसी जगहों पर जाएं ताकि जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जो ग्रामीणों ने अपने गांव को सुंदर बनाया है या जो टूरिज्म के लिहाज से उन्होंने जो कामकाज किया है, तो उनको इससे प्रोत्साहन मिलता है और निश्चित तौर से जो गांव की जो इकोनॉमी है और गांव की जो संकल्पना है उसको बल मिलता है। तो प्रधानमंत्री ने तो इसी बात पर जोर दिया कि आप लोगों के साथ संवाद बनाए रखें। और विपक्ष पर उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये जो INDIA की जो बैठक करते रहते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इनकी संख्या दिनों दिन घट रही है। और यही वजह है कि क्योंकि संवाद इनका नहीं है, संवाद हमारे साथ है। और जिस तरह से प्रहलाद जोशी ने भी कहा कि ये बौखलाहट है और ये जो प्रचंड जीत हुई है विधानसभा चुनावों में जो अभी निकल कर गए हैं, ये बौखलाहट है विपक्ष की। और खास तौर पर प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो संसद में चूक हुई है, जो सुरक्षा में चूक हुई है, इस पर गहन मंथन की जरूरत है। लेकिन ये तो उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं, तो ये देश को उखाड़ने वाली सोच है। हाँ बिल्कुल, सत्ता पक्ष की तरफ से ये सीधा आरोप है कि जो घटना हुई है उसका विपक्ष दुरुपयोग कर रहा है और इस तरीके के लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। और यहाँ पर हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने भी मकर द्वार पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, जिसमें कि रविशंकर प्रसाद भी थे, उन्होंने कहा कि ये जो घटनाएं हैं इसका विपक्ष दुरुपयोग करके एक राजनीतिक रंग देकर जो भटके हुए बच्चे ने घटनाएं की हैं उनको प्रोत्साहन देने जैसी हरकतें हैं। और ये इस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस मामले में आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो किस तरीके से एक घटना को राजनीतिक रंग देकर संसद की सुरक्षा के पहलू को कमजोर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से भी विपक्ष पर सीधा हमला है इस बात को लेकर कि वो संसद में हुई घटना का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। विपक्ष का जो हम कह सकते हैं मुख्य काम होता है कि विपक्ष करे सवाल, लेकिन वो कर रही है संसद में बवाल। और इस पर यह कहना कि हमें बात रखने नहीं दी जा रही, और जिस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो ये भी कह रहे हैं कि जो निलंबन हुआ है वो लोकतांत्रिक प्रारूप में नहीं है। इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप ही ये कदम उठाया गया है संसद द्वारा निलंबन को लेकर। इस मामले में जब ये भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक समाप्त हुई, उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री ने और कानून मंत्री भी उनके साथ थे। उन्होंने साफ कहा कि संसद के नियमों के अनुरूप ही कोई भी कार्रवाई की जाती है और ऐसा संभव ही नहीं है कि नियमों के अनुरूप कार्रवाई ना हो। उन्होंने कहा कि बार बार चेतावनी और जो संसद के कार्रवाई के जो नियम है कि आपको प्ले कार्ड लेकर नहीं आना है या ये जितनी भी चीजें हैं ये नियमों के अनुरूप हैं, जो भी कार्रवाई की जाती है नियमों के अनुरूप है और चेतावनी देने के बाद है। हमने देखा था राज्यसभा में भी सभापति के द्वारा सांसदों को बार बार विपक्ष के सांसदों को आगाह भी किया गया था और आग्रह भी किया गया था। और उन्होंने इसमें एक प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले
जो सभापति हैं वो नाम लेते हैं। नाम लेने का मतलब होता है कि आपको आगाह किया जा रहा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और तमाम सांसदों का नाम लिए जाने के बावजूद भी उनके व्यवहार में जब बदलाव नहीं आया, तभी इस तरीके के प्रस्ताव सदन में लाए गए कि क्यों न इनके खिलाफ संसद में प्रस्ताव लाकर, सदन में प्रस्ताव लाकर कार्रवाई की जाए। और इस कार्रवाई को सदन की ओर से अनुमोदन मिलता है। ये कार्रवाई सदन के द्वारा की जाती है, ना कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा। तो कुल मिलाकर जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं, संसदीय मर्यादाएं हैं, उनके अनुरूप ये कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्रवाई करनी पड़ती है। और इसी तरीके की कार्रवाई हमने देखा था कि शुक्रवार को ये कार्रवाई शुरू हुई थी और कल भी हुई, और आज का देखते हैं क्या रुख रहता है, क्योंकि अभी लोकसभा तो 12 बजे तक स्थगित है ही, लेकिन राज्यसभा में भी कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस विपक्ष की तरफ से संसद ने, बिल्कुल ऋषि, संसद नहीं है, रवायत वही है विपक्ष की, वही कहानी है कि किसी तरह से भी भटकाया जाए मुद्दों से ध्यान। और लगातार यही जानकारी हमारे तमाम संवाददाता जो जुड़ते हैं, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका, कि मुद्दों पर बहस के बजाय राजनीतिकरण किया जा रहा है। बढ़ते आगे, बात करते हैं ज्ञानवापी केस की, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। अदालत ने सिविल वाद की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी। बड़ा फैसला है ये फैसला जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने सुनाया। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के 191 के मुकदमे को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया। अंजुमन इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1991 में वाराणसी की अदालत में दायर मूल वाद की पोषणीयता को चुनौती दी। इस केस में 8 दिसंबर को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने इससे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बहुत सही फैसला दिया और इसे हम सबको मानना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वह एक ऐतिहासिक है और ये सभी पक्षों को मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए और उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। किसी चीज को केवल लटकाना ही न्याय नहीं है। वैसे भी देर से, बहुत देरी होने से न्याय का कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए न्यायालय ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है कि 6 महीने में इसे निस्तारित किया जाए। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष को जो ये बड़ा झटका लगा है, जिसमें उनकी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखो, तो असल 2 चीजें समझ लीजिए कि एक तो मुस्लिम पक्ष इस मामले को किसी तरह लटकाना चाहता है, और ये इस तरीके की जो पूरी कार्रवाई है वो जिला अदालत से शुरू होकर के हाई कोर्ट तक आई है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि किसी भी तरीके से जो कार्रवाई प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही कोर्ट में वो रुक जाए, और उसको लेकर के वो तरह तरह की बात करे। जैसे वक्फ बोर्ड का था कि वर्षिप एक्ट हमारा है, वर्षिप एक्ट के आधार पर हम ये कार्रवाई न की जाए और इसकी सुनवाई न की जाए। दूसरा एसआई के सर्वे को लेकर उन्होंने चुनौती दी थी। तो जो हाई कोर्ट इलाहाबाद है, उन्होंने याचिकाएं थी उनको निरस्त कर दिया, कहा ये पोषणीयता लायक है याचिका और इस पर सुनवाई की जाए। और जो जिला अदालत है उसको निर्देशित किया कि 6 महीने में इसका निर्णय किया जाए। यानी रूट साफ हो गया है, जो निर्णय तक जाने का रास्ता है वो साफ हो गया हाई कोर्ट के निर्देश के बाद। तो ये मुस्लिम पक्ष के लिए एक थोड़ा सा वो हो सकता है कि उनको लगे कि ये हमारे फैसला सही नहीं हुआ, लेकिन न्यायालय अपने तथ्य है उन पर फैसला करता है। मुस्लिम, हिंदू, एससी, ईसाई नहीं होता है। जो भी फैसला होगा तथ्यों के आधार पर होगा, और हाई कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर निर्णय दिया है। चल रामेंद्र, अब 6 महीने में सुनवाई के आदेश दिए गए हैं, तो अब कानूनी जो रास्ता है वो किस तरह से जो है वो तय किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, असल जो जिला अदालत में जो मूल सुनवाई है वो जिला अदालत में, यानी जब किसी जमीन के मामले की सुनवाई होती है तो जिला अदालत में ही सारे तथ्य और पक्ष रखे जाते हैं और उसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक लोग जाते हैं। तो जिला अदालत में सारे तथ्य हैं। एसआई की रिपोर्ट आज की सबमिट की जा चुकी है। जो एरिया का है वो भी आ गया कि कितना एरिया पहले था, शिवलिंग कहाँ है, ये सारे तथ्य आ गए। तो जाहिर है कि जो जिला अदालत है वो 6 महीने में सुनवाई करके निर्णय दे सकती है, ऐसी परिस्थितियां अब है। ये अलग बात है कि न्यायालय को अगर समय चाहिए होगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, कहेंगे सब ज्यादा
दिया जाए, कुछ तथ्य हम नहीं सुना पाए हैं। और इसमें तमाम जो पक्ष हैं वो भी उसमें अड़चन डालेंगे कि 6 महीने में निर्णय ना हो, तो जो मुस्लिम पक्ष वो प्रयास करेगा 6 महीने में इसका निर्णय ना हो। तो ये चुनौतियां भी हैं, लेकिन ओवरऑल साफ हो गया है निर्णय तक जाने का। और जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो याचिकाएं दाखिल की गई उन्हें खारिज किया गया, वहीं उच्च न्यायालय ने निचली अदालत को 6 महीने के अंदर अंतिम फैसला सुनाने के लिए कहा है। वहीं रामेंद्र, ये भी कहा गया उसमें कि जो वजू खाना है उसका भी सर्वे होगा। खाना का चूंकि जिक्र आ रहा, पिछली बार वजू खाना की सर्वे अलग करके रखा गया था। वजू खाना आपको रोकना चाहेंगे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इस वक्त क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बात को बहुत विशेष रूप से कहा कि हम अपना वाणी संयम रखें, हम लोकतांत्रिक मान्यताओं पर चलें और लोकतांत्रिक आचरण के अनुसार जो हमसे अपेक्षा की जाती है उसको पूरा करें, बिल पर अपनी बात रखें, चर्चा करें। एक बात उन्होंने कही। प्रधानमंत्री जी ने एक और बहुत भावुक बात बताई कि अभी वो गए थे काशी में, तो विकास यात्रा में उन्होंने स्वयं देखा इससे क्या बदलाव हो रहा है और किस तरह से नौजवान बच्चे बच्चियां अपेक्षा कर रहे हैं, ये भी देखा उन्होंने। एक जो उन्होंने बड़ी बात कही वो ये कही कि काशी तमिल समागम में उन्होंने पहली बार अपने भाषण में AI का प्रयोग किया और जो तमिलनाडु से लोग आए थे वो उनके भाषण को साइमल्टेनियसली सुन रहे थे तमिल में। तो ये एक नई सोच है, इसका आगे प्रयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा छुट्टियों का समय आने वाला है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा सीमांत गांव पे जाइए और देखिए वो कैसे टूरिस्ट हब बन रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से गुजरात के ढोरा गांव की चर्चा की, क्षमा करें, जो सरहद के पास है पाकिस्तान के पास, और उस गांव को ग्लोबल टूरिज्म का बेस्ट अवार्ड मिला है। तो ऐसे गांव में जाना और प्रोत्साहित करना, पार्टी की ओर से मैं यही कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री के भाषण से हम लोग बहुत उत्साहित हैं। एक तरफ निराशा है, हताशा है, अवरोध है, एक तरफ आशा है, विकास है और हिम्मत से काम करने का जज्बा है। ये स्पष्ट लगा, तो हम सभी पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का बहुत अभिनंदन करते हैं। उन्होंने जिस तरह का मार्गदर्शन किया, और एक अंतिम बात जो उन्होंने कही कि जो 18 साल के पहले वोटर बनेंगे वो 10 साल से हमें ही देख रहे हैं, विकास, इंडिया का दुनिया में चमकता हुआ व्यक्तित्व, उनको अतीत की जानकारी नहीं है। तो हम लोग इस बात की चिंता करें कि नए वोटर्स को, जब वोटर्स डे का कार्यक्रम होगा तो अतीत में इस देश में क्या क्या हुआ और अभी क्या बदलाव हुआ है ये बताने की जरूरत है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को। संसदीय दल की जो बैठक भाजपा की खत्म हुई, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री कर रहे थे, उसके बारे में वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि अमर्यादित आचरण को छोड़ना होगा और अपनी भाषा को समझकर, यानी कि मर्यादा के साथ अपनी बात संसद में रखना ही जो सांसद हैं ये उनके आचरण में शामिल होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो आने वाला जनरेशन है 18 साल का, जो पहली बार वोट करेगा, 10 साल से वो भाजपा के द्वारा किए गए सकारात्मक काम देख रहा है, उसकी विकास गाथा में कहीं ना कहीं जिस तरह से योगदान है उसकी तस्दीक कर रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां थूथुकुडी में भारी बारिश के बाद शहर के विभिन्न हिस्सों में जल भराव देखा गया। बाढ़ के हालात को देखते हुए आपदा संभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और स्थानीय आपदा राहत बल के 250 से ज्यादा जवानों को कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरिन और तेनकासी जिलों में तैनात किया गया। राज्यपाल RN रवि ने बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए आज बैठक बुलाई। इस बीच चेन्नई मौसम विभाग ने तमिलनाडु और कराईकल के कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम गरज और बिजली गिरने के साथ साथ मध्यम बारिश होने की संभावना जताई। अगले 3 घंटों में तमिलनाडु के कई जिलों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बात विपक्षी इंडी गठबंधन में शामिल दलों की, जहां आज इनकी नई दिल्ली में बैठक होनी है। इंडी गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात कुछ अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक में एक लंबा अंतराल है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडी गठबंधन के घटक दलों की तलखी खुलकर सामने आई। ऐसे में सबकी नजरें इस बैठक पर टिकी हैं और तलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बैठक
पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने इस पर आने से इनकार किया, जिसकी वजह से बैठक को टालना पड़ा था। अलग सुर बिगड़ी ताल पर अब लय में आने की कोशिश के तहत इंडी गठबंधन का मंच एक और बैठक के लिए सज चुका है। विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडी गठबंधन का कारवां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत कई नेता दिल्ली में हैं। लालू यादव समेत इंडी गठबंधन के तमाम नेता 2024 के चुनाव में बीजेपी को हराने के दावे कर रहे हैं। बीजेपी ये दावा कर रही है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी, तो वहीं विपक्ष अपनी जीत के दावे कर रहा है। दावे प्रतिदावे के बीच दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की बैठक होनी है। नीतीश कुमार का तो समय चला गया। जब से उन्होंने विधानमंडल में दलित और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी की, उसके बाद उनकी जो दावेदारी थी संयोजक पद के लिए, वह दावेदारी भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो दूर की बात, जो संयोजक बनने से वो खुश थे कि मैं संयोजक बन जाऊंगा, वो दावेदारी खत्म हो गई। कुछ नहीं है, महागठबंधन एक आईवास है, इसके सिवा कुछ नहीं है। मोदी जी के लिए देश की जनता ने तय कर दिया है, नरेंद्र मोदी 2024 में प्रधानमंत्री होंगे। वहीं इंडी गठबंधन के कई दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार लगते रहे हैं। पंजाब में गैंगस्टर्स का राज चल रहा है। किसान हो, मजदूर हो, नौजवान, सब मुलाजिम हो, सब धरने में बैठे हुए हैं। एक भी उनकी गारंटी पूरी नहीं हुई है। किसी महिला को 20 महीने में 20,000 मिला, 1,000 तक किसी को नहीं मिला। सब फेलियर हो गया। इसी करके मजदूरों को डरा धमका के नरेगा के मजदूरों को रैली पे ले जाया जाता है। तो 13 सीटें इनको कहाँ से आ जाएगी? ये देश को दिखाने के लिए है। अफसोस ये है कि पंजाब के पैसे लूटे जा रहे हैं। केजरीवाल और भगवंत मान दोनों इकट्ठे होकर लूट रहे हैं। इंडी गठबंधन की पिछली 3 बैठकों के मुकाबले इस बार हालात अलग हैं। तीसरी बैठक से इस बैठक में लंबा गैप है और 5 राज्यों के चुनाव में भी इंडी गठबंधन के घटक दलों की तल्खी खुलकर सामने आई। ऐसे में सबकी नजरें बैठक पर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बैठक पहले ही बुलाई थी, लेकिन नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के इनकार के बाद बैठक टालनी पड़ी थी। कभी तकरार, कभी दरार और अब इकरार के बीच ये देखने वाली बात होगी कि सीटों के बंटवारे सहित तमाम मुद्दों पर भानुमति का कुनबा क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड के मामलों में वृद्धि और केरल में कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 के पहले मामले का पता लगाने के बाद राज्यों को एडवाइजरी जारी की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पंत ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर राज्यों से कोविड पर निरंतर निगरानी बनाए रखने का आग्रह किया। केंद्र ने राज्यों को नियमित रूप से जिलेवार SRI और ILI मामलों की रिपोर्ट और निगरानी करने के लिए कहा। वहीं राज्यों को अधिक संख्या में RT-PCR परीक्षण कराने और पॉजिटिव मामलों के नमूनों को जीनोम टेस्टिंग के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने के लिए कहा। हालांकि एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि फिलहाल भारत में घबराने की कोई बात नहीं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोविड की समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें सभी विभागों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में उन्होंने कहा कि युवा भारत, सशक्त भारत, सक्षम भारत। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित कर विश्व पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हम सबके सामने विकसित भारत @2047 का लक्ष्य रखा है, जिसे हासिल करने में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। मेरे युवा साथियों, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के योगदान देने के लिए आप जुड़ सकते हैं mybharat.gov.in से और बदलाव के भागीदार बन सकते हैं। नमस्कार। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में भारत की नई पहचान बनी, नए आयाम स्थापित किए। G20 की अध्यक्षता हो या चंद्रयान मिशन की सफलता हो, खेल के मैदान में नए रिकॉर्ड स्थापित करना हो, हर तरफ भारत का डंका बोल रहा है, क्योंकि 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी भारत बन चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नया लक्ष्य तय किया है, विकसित भारत @2047, यानी कि अगले 25 वर्षों में हमें अपने देश को विकसित बनाना है।
इसलिए हर युवा का योगदान बहुत जरूरी है। हर भारतीय को उसमें अपनी भागीदारी दिखानी है और जन भागीदारी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है माई भारत का, मेरा युवा भारत। और इस पर जुड़ना कैसे है? mybharat.gov.in जुड़िए, योगदान दीजिए और विकसित देश बनाइए। जुड़िएगा जरूर mybharat.gov.in पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा लिबरेशन डे की 62वीं वर्षगांठ के अवसर पर ध्वज फहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवा को आज़ाद करवाने वाले शहीद सैनिकों को नमन किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति ने लिखा, गोवा मुक्ति दिवस पर राष्ट्र उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने गोवा को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम स्वतंत्रता सेनानियों और हमारे सशस्त्र बलों को उनके अनुकरणीय साहस और बलिदान के लिए सलाम करते हैं। मैं इस खूबसूरत राज्य के निवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। खबर सऊदी अरब से, जहां की राजधानी रियाद में भारतीय दूतावास ने प्रवासी परिचय के हिस्से के रूप में संस्कृत उत्सव का आयोजन किया, जिसमें संस्कृत भाषा की जीवंतता को प्रदर्शित किया गया और सऊदी अरब में इसे संरक्षित करने में भारतीय समुदाय को समर्पित जो उनके प्रयास हैं उसके लिए मान्यता दी गई। सऊदी अरब में भारत के राजदूत सुहेल एजाज खान ने संस्कृत के गहन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। We decided to organize Sanskrit Utsav festival as part of our Diaspora Cultural Week, Pravasi Parichay, on November 5th. The event was conducted entirely in Sanskrit language. Various programs were presented like Abhinaya Geetam, Gana Geetam, Subhashita Natakam, Prachanna Visham. The community participated wholeheartedly in this event. We also gave away certificates for those community members who have completed various courses of Sanskrit teaching. It was our way to remind the other community members about the importance of Sanskrit language and to keep our traditions and culture alive in a foreign land. दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में कोई खास सुधार नहीं हुआ। दिल्ली की हवा अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। वायु गुणवत्ता का स्तर 350 है। बात अगर ठंड की करें तो दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली। एनसीआर के कई इलाकों में जबरदस्त ठंड के साथ कोहरा भी पड़ना शुरू हो गया है। बात करते हैं अब अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई। आईएमएफ की अनुच्छेद 4 परामर्श की रिपोर्ट जारी हुई है। आईएमएफ ने आरबीआई की सक्रिय मौद्रिक नीति कार्रवाइयों की प्रशंसा की और कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने बेहतर प्रदर्शन किया है और कर रही है। इसके साथ ही वित्तीय स्थिरता मजबूत बने रहने की उम्मीद जताई गई। वहीं आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि पिछले वर्ष की समान अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत वृद्धि कर रही है। अर्थव्यवस्था का मजबूत प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और इसमें यदि एक व्यापक संरचनात्मक सुधार एजेंडा लागू किया जाता है तो तेजी से और अधिक टिकाऊ रूप से बढ़ने की क्षमता है। इसके साथ ही इस परामर्श रिपोर्ट में बताया गया कि भारत सरकार चालू वित्त वर्ष में अपने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.9% तक कम करने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार लक्ष्य पूरा करने को लेकर आश्वस्त है। मध्यम अवधि में राजकोषीय घाटा 2025-26 तक कम होकर जीडीपी का 4.5% होने की उम्मीद है। और एक नजर कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान सल्तनत के वाणिज्य उद्योग और निवेश संवर्धन मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर के लिए जारी वार्ता की गति पर संतोष व्यक्त किया।
यूके और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए 13वीं वार्ता का समापन हुआ। इस वार्ता में लंदन और दिल्ली में व्यक्तिगत सत्र और आभासी वार्ता दोनों शामिल थे। ये वार्ताएं वस्तुओं, सेवाओं और निवेश सहित जटिल मुद्दों पर केंद्रित थीं। यूके और भारत एक व्यापक और मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत जारी रखेंगे। अगले दौर की वार्ता जनवरी 2024 में होगी। देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाने के कई पहल किए हैं। 2022 से 23 में घरेलू कोयला उत्पादन 14.77% बढ़कर 893.19 मीट्रिक टन तक पहुंच गया। चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर 2023 तक देश ने पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 524.72 मीट्रिक टन की तुलना में लगभग 13% की वृद्धि के साथ लगभग 591.40 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया है। नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह चालू वित्त वर्ष में अब तक 20.66% बढ़कर 13.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। एक साल पहले की समान अवधि में ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ रुपए रहा था। आयकर विभाग ने बताया कि 17 दिसंबर 2023 तक 13 लाख करोड़ रुपए के नेट डायरेक्ट टैक्स संग्रह में कॉर्पोरेट की हिस्सेदारी 6.95 लाख करोड़ रुपए की रही है। वहीं 6.73 लाख करोड़ रुपए व्यक्तिगत आय कर से मिले हैं। इसमें प्रतिभूति लेन देन कर भी शामिल है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन वित्त वर्ष 2017-18 के 92 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 8,000 करोड़ हो गया है। इसमें सालाना आधार पर 147% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह यूपीआई लेन देन का मूल्य वित्त वर्ष 2017-18 के 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 168% की सीजीआर के साथ 139 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने बैंकिंग सेवाओं से वंचित नागरिकों के सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई है और इससे अब तक करीब 51 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। पीएमजेडीवाई को 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेश के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बैंक सुविधा से वंचित हर एक वयस्क को बैंक सुविधाओं और बुनियादी बैंक खातों तक पहुँच मुहैया कराना था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत कुल 44.46 करोड़ ऋणों में से 69% ऋण महिलाओं को स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही स्टैंड अप इंडिया के तहत स्वीकृत कुल 2.09 लाख ऋणों में से 84% महिला उद्यमियों को स्वीकृत किए गए हैं। केंद्र ने चावल उद्योग को तत्काल प्रभाव से चावल की खुदरा कीमत कम करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि मुनाफाखोरी के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। एशियाई विकास बैंक ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल गलियारे के निर्माण और औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए 25 करोड़ डॉलर के 2 कर्जों को स्वीकृति दी है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 82 किलोमीटर लंबे RRTS गलियारे के निर्माण के लिए ADB 25 करोड़ डॉलर का वित्त मुहैया कराने जा रहा है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। समारोह को सदियों तक यादगार बनाने के लिए खेल, शिक्षा, राजनीति, कला और संगीत जगत के प्रख्यात लोगों को भी आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही सनातन धर्म की 125 परंपराओं के प्रमुख 13 अखाड़े, उनके महंत एवं दर्शन अध्यात्म से जुड़े जो गणमान्य हस्तियां हैं, उन्हें भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से देश भर की नामी गिरामी हस्तियों को न्योता भेजा गया है, जिसमें क्रिकेटरों के अलावा बॉलीवुड और उद्योग जगत के दिग्गजों के नाम भी शामिल हैं। मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूजन आयोजन में शामिल होने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि बुलाए गए मेहमानों में सिर्फ बड़े नेता या धर्मगुरु और कार्यकर्ता ही नहीं, बल्कि कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारे और दिग्गज भारतीय क्रिकेटरों के नाम भी शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर संघ परिवार से जुड़े अनुसांगिक संगठनों की सीमित संख्या के व्यक्ति ही वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अतिरिक्त सनातन धर्म के 125 परंपराओं के प्रमुख 13 अखाड़े के महंत एवं दर्शन अध्यात्म से जुड़े गणमान्य हस्तियों को भी कार्यक्रम में बुलाया गया है। आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, DD न्यूज।
भक्ति की यात्रा यानी साधुओं के विभिन्न रूपों को अगर एक साथ और एक जगह देखना चाहते हैं तो दिल्ली के शांता आर्ट गैलरी में आयोजित की गई चित्र प्रदर्शनी को देख सकते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कलाकार रूपचंद ने साधुओं के विभिन्न रूपों को अपने चित्रों में प्रदर्शित किया है। रूपचंद की 2 सालों की मेहनत को इस भक्ति की यात्रा में रंगों और ब्रश के माध्यम से बखूबी देखा जा सकता है। कैसी है ये चित्र प्रदर्शनी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। कहते हैं जो बात 1000 शब्द भी नहीं कह पाते, वो बात बहुत ही आसानी से चित्र बयां कर देता है। और ऐसे ही चित्रों की एक प्रदर्शनी लगी है देश की राजधानी दिल्ली में, जहां भक्ति की यात्रा देखी जा सकती है। कैसी है ये भक्ति की यात्रा, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कलाकार रूपचंद जी। रूपचंद जी, किस तरह की आपने भक्ति की यात्रा बनाई है? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रदर्शनी है यहाँ पर शांता आर्ट गैलरी में जो है लगी हुई है और ये साधु के थीम पर है। और ये मेरा ये मानना है कि हर कोई इंसान ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए साधु बना जाए। जो साधु के जो कर्म हैं कि हमेशा वो सुख चाहता है सभी के लिए, तो वो मैंने इन पेंटिंग्स के ज़रिए दर्शाने का कोशिश किया है। हर किसी में वो ना कोई वो खूबियाँ वो ज़रूर होती है। तो मेरी एक कलाकार की से यहाँ पे मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो वो अपने आप में जो एक नेक काम है, एक जो साधु के जो काम होते हैं वो ज़रूर करें। जैसे ही कहा गया है कि येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मित्य लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी कि इतना कुछ होने के बाद भी जो है वो जो इंसान को जो एक जानवर के रूप में जो है यहाँ पे बताया गया, लेकिन उसके विपरीत जो भी चीज़ें हैं वो एक्चुअल में साधु है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो पेंटिंग की एग्जीबिशन है यहाँ पर हमने प्रदर्शित करने का कोशिश किया। यहाँ पर मैंने देखा अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। कहीं मंदिर देखने को मिल रहा है, कहीं नदी तालाब, कहीं बहुत ध्यान में साधु बैठे हुए हैं। साधु के अलग अलग जो भाव हैं वो आप कुछ भी देखेंगे, हर हाल में जो मन के वो शांति है वो मैंने प्रतीत करते हैं। तो साधु जो है मुझे कॉलेज टाइम से बहुत प्रभावित करते थे। तरह तरह के मैं जो है जाता था, मंदिरों में जाता था, उन्हें मैं स्टडी करता था। खासकर उनके जो चेहरे के हाव भाव हैं, उनका जो माथे का तिलक है वो बहुत ही मुझे जो है अपनी तरफ खींचता था। तो मैंने उन्हें सामने बिठा के बहुत जो है उन्हें स्टडी किया और उनके जो भाव एक्सप्रेशन हैं हर पेंटिंग में आपको अलग नज़र आएंगे। कुल मिला के बहुत ही शांत और सौम्य जो भाव है बनाने का मैंने इन कलाकृतियों में प्रयास किया है। अगर आप भी भक्ति की यात्रा को देखना चाहते हैं तो रूपचंद जी द्वारा चित्रित किए गए इन चित्रों की प्रदर्शनी में आ सकते हैं, जो कि 23 दिसंबर तक देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित की जा रही है। कैमरामैन अश्वनी कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज दिल्ली। रुक करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। चीन में कल देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.2 आंकी गई। भूकंप की वजह से अब तक 111 लोगों की मौत हुई है, वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए। भूकंप चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत गासू में आया। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर है। भूकंप की वजह से नुकसान के कारण बचाव जो दल है वो घटनास्थल पर पहुंचा और ये इतना तीव्र था कि कई इमारतें ध्वस्त हुई, जिसकी वजह से कई लोग मलबे में दब गए। भूकंप के बाद बचाव कार्य तेज गति से जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि लोगों की जान बचाने और भूकंप प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनाक्री में तेल डिपो में विस्फोट के बाद आग लगने की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हुई। कम से कम 178 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सरकार के अनुसार घायलों में से 89 लोगों के इलाज के बाद उन्हें घर भेजा गया। एक प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार पश्चिम अफ्रीकी देश के मुख्य तेल टर्मिनल पर सुबह हुए विस्फोट से कोनाक्री शहर के कलौम प्रशासनिक जिले में हड़कंप मचा, जिसकी वजह से आसपास के घरों की खिड़कियां उड़ गईं और सैकड़ों लोग भागने पर मजबूर हुए। टर्मिनल को इतना नुकसान हुआ कि अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। वहीं सरकार घटना के लिए जांच के आदेश दे चुकी है। खबर आइसलैंड से, जहां हफ्तों के तीव्र भूकंप के बाद अब एक ज्वालामुखी फट गया। मौसम कार्यालय ने कहा कि रेक्सेंस प्रायद्वीप पर प्रकोप की डर की वजह से अधिकारियों ने मछली पकड़ने वाले शहर ग्रिनविक के लगभग 4000 निवासियों को हटा दिया और पास के ब्लू लेगून जियोथर्मल स्पा को भी बंद कर दिया गया। राजधानी रेक्सविक का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र एक ज्वालामुखी और भूकंपीय गर्म स्थान है।
अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इजराइल के दौरे पर है। इस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि हमास के खिलाफ संपूर्ण जीत हासिल करना हमारा लक्ष्य है। ये युद्ध सिर्फ इजराइल का ही नहीं बल्कि अमेरिका का भी है, क्योंकि ईरान ने बाब अल मंदेब के समुद्री रास्ते को बंद करने की धमकी दी, जो विश्व के लिए नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के समर्थन के लिए वॉशिंगटन को धन्यवाद कहा। ऑस्टिन ने कहा कि मैं यहाँ साफ करने आया हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बार बार कहा कि इजराइल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। इजराइल के प्रति हम अटल हैं। इजराइल एक छोटा और एकजुट देश है। इजरायली हमास की भयावहता से प्रभावित है। अमेरिकी नागरिकों के साथ इजरायली नागरिक अब हमास की कैद में है। इजराइल के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता है। किसी भी व्यक्ति, समूह या देश को हमारे संकल्प की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ईरान को जो हौती हमले हैं उनका विरोध करना चाहिए और अमेरिकी जो है वो इजराइल को हथियारों और उपकरण की व्यवस्था प्रदान करता रहेगा जिसकी उन्हें ज़रूरत है। बात खेल जगत की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज क्यूबेरा में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को चारों खाने चित किया। 8 विकेट से जीत दर्ज की थी। ऐसे में टीम इंडिया अपनी इस लय को बरकरार रखने के लिए मैदान पर उतरेगी। भारतीय रणबांकुरों ने शानदार अंदाज में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की शुरुआत की, जहां पहले वनडे में केएल राहुल एंड कंपनी ने 8 विकेट की धमाकेदार जीत दर्ज की। भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और अब इसी बढ़े हुए हौसले के बल पर टीम खुद को दूसरे वनडे में चैंपियन के तौर पर उतारने के लिए तैयार है। भारतीय टीम ने पहले वनडे में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के अनुसार प्रदर्शन किया और डेब्यू मुकाबले में ही साई सुदर्शन ने अर्धशतक जड़ दिया। अर्शदीप सिंह और आवेश खान की गेंदबाजी भी शानदार रही। ऐसे में टीम प्लेइंग 11 में कोई बड़ा बदलाव करती नहीं दिखती। वहीं दक्षिण अफ्रीका टीम को घरेलू सरजमी पर हार मिली है। ऐसे में वह इसे जल्द से जल्द भुलाना चाहेंगे। कप्तान एडन मार्करम और स्टार बल्लेबाज हेनरिक क्लासन से बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी। पहले वनडे में दोनों बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए थे। टीम ज्यादा बदलाव करने को नहीं चाहेगी। दोनों टीमों के बीच अब तक 92 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से दक्षिण अफ्रीका ने 50 में जीत दर्ज की है और भारतीय टीम 39 मैच जीतने में सफल रही है। इसके अलावा 3 मैचों के नतीजे नहीं निकल सके हैं। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर दोनों टीमों के बीच अब तक 38 बार भिड़ंत हुई है, जिसमें से 25 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं और 11 मैच भारत ने अपने नाम किए हैं, जबकि 2 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। बात आईपीएल 2024 की, जिसमें खिलाड़ियों की नीलामी आज दुबई में होगी। ये पहला मौका है जब देश के बाहर आईपीएल ऑक्शन हो रहा है। इस नीलामी में 333 क्रिकेटर्स में से 77 उपलब्ध स्थानों को भरने की कोशिश की जाएगी। ये एक मिनी ऑक्शन होगा। सभी टीमों के पास अधिकतर खिलाड़ी पहले से हैं। इस नीलामी में सभी फ्रेंचाइजी कुछ नए खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम को और संतुलित करना चाहेंगे। दुबई पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारतीय शटलर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक समेत कुल 14 पदक जीते। मानसी जोशी और एम तुलसीमती की जोड़ी ने SL3 SU5 कैटेगरी में महिला युगल का स्वर्ण जीता। पुरुष एकल के SL4 वर्ग में सुहास सेलवाई को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। वहीं पुरुष एकल के SL3 वर्ग के फाइनल में प्रमोद भगत ने रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा प्रमोद भगत, मनीषा रामदास ने मिश्रित युगल और पुरुष युगल में मनोज सरकार प्रमोद भगत की जोड़ी ने रजत पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में मिली हार के बाद पाकिस्तान को आईसीसी ने तगड़ा झटका दिया। आईसीसी ने पर्थ में पहले टेस्ट में धीमी ओवर गति बनाए रखने के लिए पाकिस्तान पर मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया है। इसके अलावा पाकिस्तान पर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2 अंक का जुर्माना लगाया गया। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 360 रन से हार का सामना करना पड़ा था। बात चैंपियंस लीग की, जिसके राउंड ऑफ 16 की ड्रॉ की घोषणा हुई। मौजूदा चैंपियन मैनचेस्टर सिटी राउंड ऑफ 16 के कोपेनहेगन से खेलेगी। कोपेनहेगन 2011 के बाद पहली बार चैंपियंस लीग के नॉकआउट दौर में है। कोपेनहेगन अपने ग्रुप में मैनचेस्टर यूनाइटेड से ऊपर रही। वहीं आर्सेनल का सामना पोर्तो से है।
पहले लेग के मुकाबले में फरवरी में मैच खेले जाएंगे, वहीं दूसरे लेग के मुकाबले मार्च में हैं। सिटी और आर्सेनल की टीमों को वरीयता दी गई, जिसका मतलब है कि वे दूसरे लेग में जो मुकाबले हैं वो अपने घर पर खेल पाएंगी। रिकॉर्ड 14 बार की चैंपियन रियल मैड्रिड का सामना आरबी लाइपजिग से होगा, वहीं पिछले सीजन की उप विजेता इंटर मिलान एटलेटिको मैड्रिड से भिड़ेगी। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।